हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम लोग आपको इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का रिवीजन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, एक लाइन में सबको आप सब जितने भी आपके टॉपिक है सब बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर ये आपकी प्योर एसी मोटर होती है। प्योर एसी मोटर होती है। प्योर एसी मोटर होती है। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी प्योर एसी मोटर होती है। ठीक, जो आपकी प्योर एसी पे काम करती है। ये किस पे काम करती है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन पर। म्यूचुअल इंडक्शन पर। ठीक, इसका समान वर्किंग प्रिंसिपल किसके समान होता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपका ट्रांसफार्मर के समान होता है। ट्रांसफार्मर के समान होता है। ठीक, अब बात करें, इसमें क्या होता है? स्टेटर होता है और इसमें क्या होता है बच्चों? रोटर होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग होती है और आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक, अच्छा, अब देखिए इंडक्शन मोटर के पार्ट्स। ये रोटर जो होता है, ठीक, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है आपका डीसी मोटर के समान होता है। ठीक है, डीसी मोटर में क्या होता है? डीसी मोटर में आपका स्टेटर होता है। स्टेटर इसमें भी होता है। ठीक, ठीक, इसमें क्या होता है? आपका आर्मेचर होता है। क्या होता है? आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, आपका जो होता है एसी में आपका स्टेटर होता है, इसमें रोटर कहते हैं एसी इंडक्शन मोटर में, और इसमें आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये बना होता है आपका सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कितनी क्या होती हैं? 3.5 mm से 0.5 mm। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिलिकॉन स्टील में कितना परसेंट आपका सिलिकॉन होता है, कितना परसेंट स्टील होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और पूछा भी जाता है। तो इसमें आपका जो स्टील होता है वो 93% होता है और सिलिकॉन आपका 3% होता है। ठीक, अच्छा, स्टेटर स्टेटर आपका क्या होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है? आपका कम्यूटेटर होता है। इसमें क्या होता है? स्लिप रिंग होता है। क्या होता है? स्लिप रिंग होता है। कम्यूटेटर किसका बना था? हाइड्रो कॉपर का बना था। इसमें क्या होता है? फास्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, फास्फोर ब्रॉन्ज का। ठीक, तो ये मोटा मोटा हो गया इंडक्शन मोटर के बारे में कि इसका क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे, इसमें जो रोटर होते हैं, रोटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके रोटर की बात करें, इसमें रोटर जो होते हैं आपके 2 होते हैं। एक होता है स्लिप रिंग रोटर और एक होता है आपका स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है,
इसमें जो रोटर होता है, इसमें जो रोटर होता है बच्चों, इसमें जो रोटर होता है, एक होता है आपका केज वाउंड, एक होता है आपका फेज वाउंड रोटर, फेज वाउंड रोटर, और होता है एक केज वाउंड रोटर। ठीक है, तो इसमें रोटर आपके दो होते हैं, एक होता है आपका फेज वाउंड रोटर, एक होता है आपका केज वाउंड रोटर। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसके वर्किंग के बारे में, कैसे काम करता है। ये रोटर किसका बना होता है, स्टेटर किसका बना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या होता है, जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग होती है इंडक्शन मोटर की, वो 3 फेज की होती है। स्टेटर वाइंडिंग जो होती है बच्चों, स्टेटर वाइंडिंग वो आपकी क्या होती है, 3 फेज की होती है। क्या होती है, 3 फेज की होती है। ठीक, जब इस पे हम लोग स्टेटर वाइंडिंग पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग पे जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ये 3 फेज हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका वाई हो गया, एक ही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो आपका थ्री फेज वाइंडिंग होती है, 2 फेज के बीच में कितने डिग्री का क्या होता है, अंतर होता है। तो ये बच्चों 120 डिग्री का अंतर होता है। कितना होता है ये याद रखिएगा, 120 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, तो क्या मैं बता रहा था कि जब हम स्टेटर की वाइंडिंग पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो क्या होती है, इसकी ns इक्वल टू 120 f/p। ये आपका जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी ये स्पीड होती है, जिसमें आपका ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका पोल्स हो गया, ये आपका सिंक्रोनस स्पीड हो गया, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो आपका सिंक्रोनस स्पीड है, ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इंडक्शन मोटर में एक होता है एयर गैप। एयर गैप को पास, जब एयर गैप के को पार करता हुआ रोटर पे जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब एयर गैप को पार करता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। तो एयर गैप को पार करता हुआ ये रोटर पे जाता है, तो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्शन होती है, जिसके कारण रोटर क्या होता है, इसकी डायरेक्शन में घूमने लगता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो आपका ये जैसे क्या होगा, इस फ्लक्स का, इस फेज का इसका फ्लक्स अलग होगा, इसका फ्लक्स, इस फ्लक्स का, इस वाइंडिंग का फ्लक्स अलग होगा, इस वाइंडिंग का फ्लक्स अलग होगा। तो जो इन तीनों का जो रिजल्टेंट फ्लक्स आता है वो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका फाई आर होता है, ये होता है 3/2 मैक्सिमम। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका 3 फेज फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब तीनों वाइंडिंग का फ्लक्स होंगे, तो वो फ्लक्स का जो रिजल्टेंट होगा 3/2 5 मैक्स होगा। ठीक है, ये भी आपको याद करना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो रोटर क्या होता है, उस सिंक्रोनस स्पीड के डायरेक्शन में घूम लगता है। अब जो रोटर की स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनआर, इसको बोलते हैं रोटर की स्पीड।
ठीक है, ये आपका क्या होता है, रोटर की स्पीड होती है। ठीक, क्या होती है हमेशा, ठीक है, ns की वैल्यू क्या होती है, nr से बड़ी होती है। ठीक है, ns की मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो रोटर की स्पीड से क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, अब चलिए कुछ टर्म्स देख लेते हैं। आई थिंक आपको ये वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। मतलब क्या है कि कुल मिला के ये देखा जाए कि उस मैग्नेटिक फील्ड जो आपका जो आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था उसी के कारण आपका रोटर घूमता है। तो क्या कह सकते हैं कि ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। क्वेश्चन कभी कभी ये घुमा देगा कि पूछेगा कि इंडक्शन मोटर में किसका नियम लगता है, तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम लगता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्लिप की बात करते हैं। स्लिप को बोलते हैं हिंदी में सर्पी। क्या बोलते हैं, सर्पी, स्लिप। देखिए स्लिप क्या होता है, स्लिप कहते हैं रोटर सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर को हम लोग स्लिप कहते हैं। मतलब कह देंगे सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग बच्चों किससे करते हैं, ns से, और जो रोटर की होती है उसको nr से बटे ns, सॉरी, ये आपका स्लिप हो गया। अगर आपसे पूछे कि प्रतिशत स्लिप क्या होता है, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दो, ये प्रतिशत स्लिप बन गई। ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक, अब देखो अगर हम, ठीक, ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब कुछ कंडीशन होती है स्लिप की। अगर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल मतलब आपका जो रोटर है वो क्या है, विराम अवस्था में, मतलब वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एनआर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एनआर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। तो यहाँ एनआर की वैल्यू जीरो देंगे तो क्या हो जाएगा, एनएस अपॉन एनएस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक, अब यदि when ns nr के बराबर हो जाए, ऐसा होता नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए रोटर की फ्रीक्वेंसी और हम लोग स्टेटर की फ्रीक्वेंसी में संबंध देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ आर जो है आपका वो क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी है। क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक, और जो आपका एफ है ये कह सकते हैं आप स्टेटर की फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम इसको स्टेटर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब देखिए एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू एफ। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। या कह सकते हैं कि जो एस होता है वो क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी का अनुपात होता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए आपको किसी ने बताया नहीं होगा लेकिन आज मैं वो चीज बताने जा रहा हूं।
इंडक्शन मोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं। ईएमएफ इक्वेशन, ठीक, चलिए ईएमएफ इक्वेशन देखते हैं। देखिए अगर हम स्टेटर में बात करेंगे, इन स्टेटर में अगर हम बात करें ईएमएफ इक्वेशन, तो ये होता है E1 इज इक्वल टू 4.44 kc kd, ठीक है, kc kd N1 F और ये हो जाएगा आपका 5। तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या हो गया, E इज इक्वल टू 4.44 F5 kc kd एंड N1। ठीक, ये आपका जो स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, 4.44 F5 kc kd N1। देखिए इसमें कौन क्या है, देखिए आपका ये जो आपका क्या है, ये कॉइल स्पैन है, क्या है, कॉइल स्पैन है। ठीक, केडी क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है आप अल्टरनेटर में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। N1 क्या, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब स्टेटर में। ठीक, फ्लक्स क्या है, फाई क्या है, फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स है आपके। ठीक है, और क्या बचा आपका, कुछ बचा, हाँ, एफ क्या है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये आपको याद कर लेना है। ठीक, आप इसी तरह अगर हम रोटर में ईएमएफ की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, रोटर ईएमएफ ये हो जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू 4.44 kckd FR, रोटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5N2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका कॉइल स्पैन हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया, ये रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, ये मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग या रोटर के। ठीक है, अगर इनको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया और इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, इक्वल टू यहां पे आ जाएगा S। ठीक, तो S देखिए यहां भी समझ लीजिए, तो इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू S फॉर स्लिप। तो अगर हम E2 को वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू E1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब रोटर का जो ईएमएफ होगा एस टाइम ऑफ स्टेटर के ईएमएफ के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू N1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर हम रोटर की करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू, इस तरह अगर हम लोग क्या निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू F। ये मतलब रोटर और स्टेटर में स्लिप का अंतर होता है। ठीक है,
अब चलिए स्टार्टर के बारे में बात करें। नीड ऑफ स्टार्टर, नीड ऑफ स्टार्टर। भैया हम लोग स्टार्टर क्यों प्रयोग करेंगे, ये पहले जान लेते हैं। देखिए जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5। जो स्टार्टिंग करंट होगी आपकी, स्टार्टिंग करंट वो क्या होगी, 5 टाइम्स टू 7 टाइम्स। मतलब जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी, 5 से 7 गुना होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, इंडक्शन मोटर को अगर थ्री फेस इंडक्शन मोटर को अगर हम बिना स्टार्टर के स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू होगी, स्टार्टिंग करंट की जो वैल्यू होगी वो 5 टाइम्स से लेकर 7 टाइम्स होगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, टार्क बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, टार्क बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, मतलब क्या जानते हैं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इट मीन जो टार्क होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स से लेकर 2.5 टाइम्स से लेकर 3 टाइम्स आपका टार्क जनरेट होगा। ठीक है, इसके कारण क्या जो टार्क होगा वो आपका क्या होगा, 2.5 टाइम्स से लेकर 3 टाइम्स तक जो होगा आपका जो टार्क होगा वो क्या होगा, जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, फाउंडेशन उखड़ सकता है या करंट के कारण आपकी बाइंडिंग जल सकती है। ठीक है, इन्हीं सब कारणों की वजह से हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू क्या होती है, कंट्रोल कर देता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू होती है उसको वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, और जब, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर आपके कई प्रकार के हैं। पहला होता है आपका पहला आपका स्टार्टर होता है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन। बच्चों ये सिर्फ हम जो है ऑनलाइन स्टार्टर, हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, डीपली इतना नहीं बता रहे हैं। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंडक्शन मोटर के हमने 2-3 घंटे का वीडियो बनाया, उसमें एक एक पॉइंट हमने बताया आपको। ठीक है, ठीक, ये आपका रिवीजन कर रहा है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है, इसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ये आप क्या होता है 3 HP से लेकर, ठीक है, 5 HP तक की मोटर में प्रयोग होता है। ये आपको कैपेसिटी याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर होता है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों को इसके द्वारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ तक करते हैं, 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटरों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। थर्ड होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता, ये क्या करता है आपका 20 HP तक की, 20 HP से जो ऊपर मोटरें होती हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, और एक लास्ट स्टार्टर होता है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। इसका प्रयोग सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, उसको स्टार्ट करने में हम लोग इस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। सॉरी बच्चों, इसका प्रयोग हम लोग स्क्वायरल केस के साथ नहीं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। अब चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था स्टेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो क्या होता है? E1 इज इक्वल टू 4.44 एफ मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है या कह सकते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग के, मैक्सिमम फ्लक्स है, ये कॉइल स्पैन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। इसी तरह जो आपका रोटर में ईएमएफ होता है वो होता है E2 इज इक्वल टू 4.44 एफ आर मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी इनटू 5 केसी केडी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू S होता है, मतलब स्लिप। अब देखिए, अगर हम E2 को वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? S टाइम ऑफ E1 हो जाएगा। अगर हम N2 को लेंगे S टाइम N1 हो जाएगा। ठीक। अब इम्पीडेंस इन रोटर, अगर हम रोटर में इम्पीडेंस की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। R2 मतलब क्या है? रोटर का रेजिस्टेंस, और X2 मतलब क्या? रोटर का रिएक्टेंस। ठीक है। अगर हम इसमें हम रोटर में करंट की वैल्यू निकालें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी I2 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका R बाई Z होता है तो R2 बाई Z2, ये आपकी रोटर की करंट हो जाएगी बच्चों। ठीक। या इसको और मॉडिफाई कर सकते हो तो R2 अपॉन अंडर रूट टाइम्स ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ये आपकी जो रोटर में आपकी करंट होगी वो होगा। ठीक। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, देखिए हमेशा ये याद रखिएगा, जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है ये आपका हमेशा 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे काम करती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर हम cos फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा R2 बाई Z2, मतलब क्या हो जाएगा? R2 अपॉन अंडर रूट टाइम्स ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 अपॉन Z2 हो जाएगा। E2 अपॉन Z2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया लिखने में, मिस्टेक कर दिया। ये क्या हो जाएगा? E2 अपॉन Z2 हो जाएगा। मतलब रोटर में जो EMF होगा बाय द ओम्स लॉ लगा देंगे, बाय ओम्स लॉ। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या बात करेंगे? जो आपका रोटर में टार्क उत्पन्न होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है। देखिए, हम लोग क्या जानते थे? डीसी मोटर में क्या था? इन डीसी मोटर क्या था? टार्क क्या था? टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए था। ठीक है। डीसी मोटर में हम लोग टार्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? जो टार्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और आर्मेचर करंट के था। ठीक है। लेकिन यहां पे जो टार्क होगा वो होगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos फाई, ये आपका टार्क होगा। ठीक है, मतलब जो टार्क होगा वो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ के, करंट के, और आपकी cos फाइव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है। अच्छा, चलिए देखते हैं कुछ बातें। अब देखो ये क्या है? ये आपका E2 I2 cos फाइव, ये क्या है आपका? ये आपका पावर है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रोटर की पावर हो जाएगी। तो आपका जो टार्क होगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है।
अब देखिए टार्क क्या बताया हमने आपको, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos फाई। अब देखिए E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू ऐसी रहेगी, I2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, E2 अपॉन Z2 निकाली थी, और cos फाई की वैल्यू बेटा क्या निकाली थी, cos फाई 2 कर दो, ठीक है। ये क्या था आपका R2 अपॉन Z2, यही तो था। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन आपकी जो दिख रही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा E2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा E2, और ये क्या हो जाएगा I2 की जगह E2 बाई Z2 हो जाएगा, और cos फाई की जगह क्या हो जाएगा R2 अपॉन Z2। तो आपका क्या है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। ये आपको दिमाग में रखना है। अब यहां से क्या पता चलता है हमको, ठीक। अब इसको हम हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, इस टार्क को बोलते हैं, हमने बोल दिया स्टार्टिंग टार्क, यहां पे रखेंगे के E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू कुछ होती बेटा, ये होती 3 अपॉन 2 पाई NS, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक। या इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए TS इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन ओमेगा S, और ये हो जाएगा E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। तो इसको हमने क्या लिखा, और इसको मॉडिफाई कर देते, तो इसकी वैल्यू होती है 3 अपॉन 2 पाई NS E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। ये आपका स्टार्टिंग टार्क हो गया, स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि स्टार्टिंग टार्क किस पे डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग टार्क जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहां से देखिए क्या दिख रहा है आपको, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर, या कह सकते हैं V स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन से आपको मिल रहा है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, मतलब जो टार्क होगा वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। और क्या है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, मतलब रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये क्या हो गया आपका, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज, ठीक है। ये क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज, कौन सा, सप्लाई वोल्टेज। और ये क्या हो जाएगा आपका, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका स्टार्टिंग टार्क ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक। ठीक, अब देखिए मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन क्या होती है, ये बस आप पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग टार्क की मैक्सिमम कंडीशन पढ़ लीजिए, आपको यही जरूरी है, आपके में डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक। तो देखिए मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क, तो ये होती है आपकी T। मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन क्या होती है, R2 अपॉन X2। ये आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए, ठीक है। मतलब रोटर का रेजिस्टेंस
जब रोटर के रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तब मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क में क्या रिलेशन है। ठीक है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क में क्या रिलेशन है। तो देखिए ये होता है स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या हो गया, टीएस हो गया, और मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क आपका टीएम होगा। इनका जो रिलेशन होता है ये होता है 2a/a² + 1। ये आपको याद रखना है, ये भी आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, ये भी आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। जहां पे जो a की वैल्यू होती है ये होती है R2/X2। ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछता है भारत। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर का रनिंग टॉर्क देखते हैं। ठीक है, रनिंग टॉर्क देखिए, रनिंग टॉर्क को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं फुल लोड टॉर्क। क्या बोलते हैं, फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क। ठीक, तो जो टीआर होता है इसको, ये होता है K टाइम्स S। देखिए सेम होता है, बस यहाँ पे स्लिप का अंतर होता है। मैंने आपको क्या बताया कि चाहे आपका ईएमएफ हो, चाहे आपका रोटर हो, चाहे आपका फ्रीक्वेंसी हो, दोनों में क्या होता है, स्लिप का अंतर होता है। तो यहाँ पे जो टार्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S/(E2)R2/Z2²। ठीक, तो यहाँ पे जो टार्क की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, KS/E2S2²। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R2 + SX2²। ये आपका टार्क हो जाएगा, जो रनिंग टार्क हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा। और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो TR = हो जाएगा आपका 3/2πNS SE2²R2/Z2²। ठीक, अब देखिए यहां पे, अब आपसे पूछा जाए कि जो आपका रनिंग टार्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपके 3 चीज मिल जाएंगी। देखिए मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, मतलब स्लिप पे डिपेंड करेगा। टार्क TR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, और TR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² पे डिपेंड करेगा। TR डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस पे, R2 पे। तो ये 3 आपके कंपोनेंट होंगे जिसपे आपका रनिंग टार्क डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा अब मैक्सिमम रनिंग टार्क की कंडीशन, मैक्सिमम रनिंग टार्क, मैक्सिमम रनिंग टार्क कब होगा बेटा, जब R2 की वैल्यू S/X2 के बराबर होगी। ठीक, अब आपसे कह दे कि मैक्सिमम रनिंग टार्क और रनिंग टार्क में क्या रिलेशन होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, TR/Tm = 2as/a² + s²। ये रिलेशन होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो टार्क के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं टार्क और स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। ठीक है, मैं यहां बता देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। टार्क एंड स्लिप रिलेशन,
तो जो इसका जो ग्राफ होता है बेटा ये ऐसे होता है, ठीक, ये ऐसे गया, ये गया, फिर ये गया, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक। अच्छा, ये आपकी क्या होती है, ये आपका क्या होता है, टार्क होता है, ठीक है, और ये आपका स्लिप होता है, ठीक। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप, मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे इंडक्शन मोटर का मैंने लेक्चर दिया है, एक एक टॉपिक कायदे से बताया है, ठीक है। उसमें टार्क स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने बताया है, ठीक। अब ये पूछ लेगा जो इसका टार्क कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किस प्रकार का होता है, इसका जो कर्व होता है वो किस तरह, तो ये होता है आपका रेक्टेंगुलर पैराबोला। इसका जो टार्क होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। क्या संतोष सर इंक खत्म हो गई, तो क्या किया है? अब देखिए स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर हम लोग डिस्कस करते हैं, स्पीड कंट्रोल। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, एन एस इक्वल टू 120F/P, ठीक। और S इक्वल टू क्या जानते हैं, NS माइनस NR अपॉन NS, ये भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम यहां से NR की वैल्यू निकालेंगे तो NR की वैल्यू क्या आ जाएगी, NS इंटू 1 माइनस S आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम NR की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अच्छा NS, सॉरी। अब इसकी वैल्यू यहां पे अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, NR इज इक्वल टू 120F/P इंटू 1 माइनस S। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग स्पीड कंट्रोल करेंगे, ठीक। ये क्या हो गई आपकी सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120F/P, और ये स्लिप का फॉर्मूला हो गया NS माइनस। तो इसको सिंप्लीफाई किया, जो आपकी NR रोटर की स्पीड आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, NS इंटू 1 माइनस S। तो यहाँ पे NS की वैल्यू हम ये रख देंगे, तो आपको ये फॉर्मूला आ गया। तो इससे रिलेशन हमको क्या मिलता है, ठीक है। ठीक, इट मीन्स इससे हमें क्या रिलेशन मिलेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। पहला रिलेशन मिल गया NR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, NR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल्स, मतलब पोल्स की संख्या को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और देखिए N इज इक्वल टू, अब इससे रिलेशन क्या मिलेगा, 1/S, मतलब स्लिप की वैल्यू अगर हम घटा देंगे, स्लिप की वैल्यू अगर हम बढ़ा देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमको कितने मेथड मिल गए आपको, एक तो मिल गया आपको मेथड क्या, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। तो पहला आपको क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपको क्या मिल गया, पोल चेंजिंग मेथड। क्या मिल गया, इससे
इससे आपको क्या मिल गया, पोल चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड। ठीक, मतलब पोल्स की संख्या को बढ़ा देंगे तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा आपको क्या मिला, इससे स्लिप से, तो क्या है, स्लिप चेंजिंग मेथड। क्या हो जाएगा आपका, स्लिप चेंजिंग मेथड, चेंजिंग मेथड। ठीक, चलिए, तो ये मेथड्स मेन आपके 3 मेथड है। इन 3 मेथड का प्रयोग करके हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इंडक्शन मोटर के रोटर में। ठीक है, अब स्लिप के भी कई पार्ट हो जाते हैं। एक होता है आपका सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, एक हो जाएगा आपको रोटर रेजिस्टेंस मेथड, कई होते हैं, उसमें भी 4 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका कैस्केड मेथड। ठीक है, ये सब अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए, कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में ये चीज नहीं दी होती है। ठीक है, अगर आपके पोल 2 होंगे बेटा, अगर आपके पोल 2 होंगे तो आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो आपकी 3000 आरपीएम होगी। ये आपको दिमाग में बैठ, पोल आपके 2 होंगे तो स्पीड आपकी सिंक्रोनस स्पीड 3000 होगी। अगर आपके पोल 4 है तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी, 1500 होगी। अगर आपके पोल 6 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1000 होगी। अगर पोल्स आपके 8 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 750 आरपीएम होगी। और अगर देखा जाए जनरली तो जो अगर रोटर की स्पीड देखी जाए, ठीक है, तो रोटर की स्पीड क्या होगी, लगभग 1400 से लेकर 1500 के लगभग होती है। ठीक, मतलब सॉरी, अगर, ठीक, चलिए वो रोटर की स्पीड निकल पा रहा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं, लॉसेस के बारे में बात करेंगे। इंडक्शन मोटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। लॉसेस इन इंडक्शन मोटर, लॉसेस इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए लॉसेस, एक होता है आपका स्टेटर लॉसेस, एक होता है आपका रोटर लॉसेस। ठीक, अब स्टेटर लॉसेस को 2 पार्ट्स में बांटा गया बेटा। स्टेटर लॉसेस को आपका 2 पार्टों में बांटा गया है। एक हो गया इलेक्ट्रिकल लॉसेस, और दूसरा हो जाएगा आपका मैकेनिकल लॉसेस। तो मैकेनिकल लॉसेस में क्या होंगे, 0 होंगे, और इलेक्ट्रिकल लॉसेस को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है आपका कोर लॉसेस, ठीक, ठीक है, और एक होता है आपका वाइंडिंग लॉसेस।
इसको बोलते हैं कॉपर लॉसेस। कोल लॉसेस को बोलते हैं आयरन लॉसेस। अब आयरन लॉसेस बेटा दो होती हैं, देखिए यहां क्या देते हैं आयरन लॉसेस। एक होती है आपकी हिस्टेरेसिस लॉसेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है के एच बी मैक्स की पावर 1.6 एफ वी। और जो आपका एडी करंट लॉसेज होता है ये होता है के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें वाइंडिंग लॉसेस में आपके क्या आते हैं, कॉपर लॉसेस आते हैं, ठीक। अब रोटर लॉसेस में आपके क्या क्या आते हैं, ठीक। रोटर लॉसेस में आपका आता है रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस, अब रोटर देखिए बच्चों घूमता है तो उसमें मैकेनिकल लॉसेस होंगे, तो रोटर मैकेनिकल लॉसेस, रोटर मैकेनिकल लॉसेस, ठीक। तो कुल मिला के आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में इतने लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब चलिए इन सबके फॉर्मूले देखते हैं और इनमें क्या क्या रिलेशन होता है ये भी देखते हैं, क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए मोटर का जो इनपुट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, स्टेटर इनपुट, स्टेटर इनपुट और स्टेटर आउटपुट, ठीक। अब जो स्टेटर का आउटपुट होगा वो क्या होगा, रोटर का इनपुट होगा। तो क्या हो जाएगा, स्टेटर आउटपुट बराबर रोटर इनपुट, क्या हो जाएगा, रोटर का इनपुट हो जाएगा, ठीक। अब जो रोटर का इनपुट हो जाएगा वो कई पार्ट, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। रोटर इनपुट बराबर रोटर लॉसेस, रोटर लॉसेस, ठीक है, रोटर लॉसेस प्लस डेवलप पावर, रोटर डेवलप पावर, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है, यू हैव टू लर्न दिस, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लॉसेस आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ठीक। अब जो रोटर में डेवलप पावर होगी वो क्या होगी, रोटर डेवलप पावर इक्वल टू क्या होगी, लॉसेस, क्या हो जाएगा, मैकेनिकल लॉसेस प्लस रोटर आउटपुट, रोटर आउटपुट, ठीक। ठीक है। अगर हम अब ध्यान दीजिए जो आपका
चलिए कुछ रिलेशन देखते हैं। पहला क्या होगा, तो मैकेनिकल पावर जनरेट होती है रोटर में, मैकेनिकल पावर इन रोटर, जो रोटर मैकेनिकल पावर जनरेट होती है, ये जो पावर जनरेट होती है वो क्या होती है, 2 पाई एन टी जी अपॉन 16, ठीक है, इसको बोलते हैं पीएम। ठीक, अच्छा, अब चलिए कुछ लॉसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये सब आपके जबान पे रटा होना चाहिए, ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकता है। ठीक, देखिए रोटर आउटपुट और रोटर इनपुट बराबर होता है एनआर अपॉन एनएस, एनआर अपॉन एनएस। एनआर मतलब क्या, रोटर की स्पीड है, और एनएस क्या आपका सिंक्रोनस स्पीड है। इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एन अपॉन 1। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, रोटर आउटपुट अपॉन रोटर कॉपर लॉसेस बराबर होता है एनआर अपॉन एनएस माइनस एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन एस होता है। अब देखिए अगला देखते हैं, रोटर कॉपर लॉसेस अपॉन रोटर इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इक्वल टू एस। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, कॉपर लॉसेस बराबर होता है एस अपॉन 1 माइनस एस इंटू मैकेनिकल पावर। रोटर कॉपर लॉसेस बराबर होता है एस इंटू रोटर इनपुट। रोटर इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल पावर अपॉन रोटर इनपुट इक्वल टू 1 माइनस एस। बच्चों ये फॉर्मूले आपके जबान पर रटे होने चाहिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंडक्शन मोटर के ओपन सर्किट टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए इंडक्शन मोटर में टेस्ट के बारे में बात करते हैं। टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, टेस्टिंग इन इंडक्शन इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए टेस्टिंग में आपकी 2 टेस्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। एक आपका ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक, ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट के समान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एस जो होती है नगण्य होती है, इसमें जो होता है एस का मान क्या होता है, नगण्य होता है, मतलब एस का मान जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग आयरन लॉसेस निकालते हैं, आयरन लॉसेस को निकालते हैं। आयरन लॉसेस आपके 2 होते हैं, एक होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस, इसका फॉर्मूला होता है KH B max की पावर 1.6 FV, और एक होता है आपका एडी करंट लॉस, वो होता है KE B max स्क्वायर B max स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर B। अब देखिए जो ओपन सर्किट लॉसेस, ओपन सर्किट टेस्ट होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन लॉसेस को ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट लॉसेस के समान होता है, ओपन सर्किट टेस्ट के समान होता है। इसमें क्या होता है,
ये आपका आई नॉट करंट होगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसको बोलते हैं आई म्यू, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये होता है आई नॉट साइन फाई जीरो। ये होता है आपका आई ओमेगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट। ठीक, ये होता है आई नॉट कॉस फाई जीरो। ठीक है, और ये जो एंगल होता है ये आपका फाई जीरो होता है। ठीक है, अच्छा, जो आयरन लॉसेस निकालने का, उसमें क्या होता है, हम लोग आयरन लॉसेस को निकालते हैं। आयरन लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स्ड लॉसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉसेस। और इसको क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें स्लिप की वैल्यू क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक, तो आयरन लॉसेस बेटा क्या होता है, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू √3 वी आई नॉट कॉस फाई जीरो। तो यहाँ से अगर हम कॉस फाई जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई अपॉन √3 वी इंटू आई नॉट। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, आई ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट साइन फाई नॉट, और आई मी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट, ये कॉस फाई होगा, तो जाएगा आपका साइन फाई नॉट। ठीक है, अगर मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस निकालेंगे, मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा आपका V अपॉन √3 वी आई नॉट कॉस फाई जीरो। ठीक है, और अगर हम मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका V अपॉन √3 आई नॉट साइन फाई जीरो। ठीक, तो बच्चों ये आपका टेस्टिंग क्या ओपन सर्किट टेस्ट है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का। चलिए इसको प्रॉपर आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक, देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एनआर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, देखिए स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, रोटर आपका क्या ब्लॉक रोटर है, मतलब इसमें रोटर क्या है, स्टॉप कंडीशन में है, मतलब रोटर को रोक दिया गया है। ठीक है, रोटर को इसमें क्या हो गया, ठीक, ठीक, तो क्या होता है फॉर्मूला, NS माइनस NR अपॉन NS होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे NR क्या है बेटा, रोटर आपका स्टॉप कर दिया गया है, तो NR की वैल्यू 0 होगी, तो NS अपॉन NS, तो क्या हो जाएगा 1। तो इस कंडीशन पे जो स्लिप की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है।
ठीक है। अच्छा, ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर लॉसेस को ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉसेस को ज्ञात करते हैं। ठीक, कॉपर लॉसेस क्या होती हैं, आई स्क्वायर आर, कॉपर लॉसेस जो होती हैं आई स्क्वायर आर होती हैं, आई स्क्वायर आर होती हैं। ठीक है, अब देखिए देखो आई एस एल इक्वल टू क्या, देखिए यहां पे आई एस एल क्या होगा, लाइन करंट एट शॉर्ट सर्किट, और जो आपका वी एस एल होगा वो क्या होगा, लाइन वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो इसमें जो बेटा पावर होती है, जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी कॉपर लॉसेस होगा, तो कॉपर लॉसेस मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉपर लॉसेस होगा ये होगा आई स्क्वायर एस एल आर नॉट वन और नॉट वन वाट। ठीक है, इसमें ये कॉपर लॉसेस होंगी। ठीक है, या कह सकते हैं कि W कॉपर लॉस इक्वल टू √3 VSL ISL cos phi SC। इसी को सॉल्व करके ये वैल्यू लाई गई है। ठीक है, यही आपकी कॉपर लॉसेस होंगी। और अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो और नॉट वन की, तो ये हो जाएगा आपका WCU अपॉन आई स्क्वायर एस एल। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के लॉसेस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा 3 फेज इंडक्शन मोटर मैंने 3 पार्ट में रिवीजन करवाया है, कोशिश करिएगा पूरा देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।